नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक का जो भी टॉपिक है वो कवर करते हैं। प्लस सेंट ट्रिक्स की बात करते हैं। सेंट ट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो यूपीएससी की लैंग्वेज है, यूपीएससी की जो लैंग्वेज वो कुछ इस तरीके से है कि कुछ स्टेटमेंट्स को वो गलत ही बनाते हैं, है ना। तो वो स्टेटमेंट समझना, वो लैंग्वेज समझना, वो भी हम इस क्लास में देखते हैं। आज इस क्लास का डे नंबर 13 है। डे नंबर 1 से डे नंबर 1 से डे नंबर 10 तक हमने 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया। अब डे नंबर 11 एंड डे नंबर 12 में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस कौन से साल के 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू किया था। और आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है। ठीक है, और आपको करेक्ट 2:05 PM मीन्स दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियो मिल जाती है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगे तो वो 1.5 या अपने हिसाब से 1.25 पे करके देख लेना। प्लस अभी हम 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। डे नंबर 11 एंड 12 में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सिर्फ 30 सेकेंड्स देता हूं मैं आपको, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए, अब देखिए जरा, यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, आपको पता है जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मैं नहीं कहता सारी रिपोर्ट्स याद रखो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रिपोर्ट्स पूछी गई हैं, ठीक है, और जो ऑप्शंस में आपको ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की मेजर रिपोर्ट्स तो आप देख ही लिया करो। ठीक है, लाइक इधर मुझे सिर्फ दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक, है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है, ये रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैंने आपको 2-3 क्लास पहले बहुत ही डिटेल में सब कुछ करवाया था, बट मैं आज भी आपको चीजें करवाऊंगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको जो 5 इसके अंदर ग्रुप हैं, 5 और ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो वाला पार्ट मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था इसे कब? 1966 में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मनीला। मनीला कहां पर है? फिलीपींस। फिलीपींस। ठीक है, उसके बाद हमें इसके बारे में और क्या जानना है कि व्हाट इज द रीजन कि इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस बैंक को बनाया गया। देखो, इससे रिलेटेड आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछा गया, और अगर आपने सिर्फ इसका एम पढ़ा होता इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उस क्वेश्चन को कर लेते अच्छे से। अब आगे क्यों पूछा गया? क्योंकि पिछले साल के एग्जाम पेपर्स में जब आपको ऑप्शंस में एशियन डेवलपमेंट बैंक दिखा था, तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आगे भी आएंगी, इसलिए मैंने सिर्फ ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अभी डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर रखी है। ओके, अब देखो जरा, ये जो एम है, इसका एम क्या है? एक्चुअल में ये चाहते थे जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके अंदर सर्व करे एज अ
बैंक यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन की डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया, ठीक है। बट क्या यहाँ पर सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में जो देश है वही पार्ट हो सकते हैं क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक के? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मेंबरशिप सारे के सारे मेंबर्स के लिए ओपन है, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका एम लिख देता हूँ। इसका जो एम है वो क्या है? टू सर्व द एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक। और मैं क्यों लिख रहा हूं ये, मैं अभी आपको इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। पैसिफिक रीजन, बट बट मेंबरशिप मेंबरशिप इज ओपन टू अदर यूएन मेंबर नेशंस। अब पता है उसमें क्या बोला गया? उसमें ये बोला गया, जब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें बोला गया था कि दिस बैंक इज मेड टू सर्व द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, वो स्टेटमेंट करेक्ट थी। आगे बोल दिया कि इसकी जो मेंबरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्रीज के लिए ही है, और यहीं पर वो चीज़ गलत हो गई थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएन मेंबर नेशंस जो हैं, वो जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो लार्जेस्ट, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया था कि नो मेंबर अदर देन दी कंट्रीज इन एशिया अदर देन दी कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन आर दी मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर्स, उसमें नाम किस किस का है पता है? जापान एंड ऑब्वियसली यूएसए, ठीक है। उसके बाद कौन कौन आता है? उसके बाद आता है चाइना, देन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब सारे तो याद नहीं कर सकते, पर मेन पांच तो याद कर ही सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक पर। देखो, वर्ल्ड बैंक को समझना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद में ही बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर 5 और ऑर्गेनाइजेशन है, एक इतना बड़ा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो 5 मिनट का टाइम लेते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बता दिया था कि इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। कैसे? कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ओके, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूपीपीसीएस में हेडक्वार्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? और इसी साल की बात करो, 2025 में, इस साल के पेपर में, वॉशिंगटन, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, उन दोनों का जो हेडक्वार्टर है उसका, मतलब उसकी प्लेसेस दे रखी थी, एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन था, ओके। अब देखो कि हुआ क्या कि पहले जब इस बैंक को मतलब कि ओपन किया गया, एक एग्रीमेंट के थ्रू इसको ओपन किया गया वर्ल्ड बैंक को, तब ये एक सिंगल इंस्टीट्यूशन था। बट विद टाइम ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बड़ा होता गया, और अब ये क्या है? ये 5 यूनिक इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ग्रुप, जिसे साथ में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओके, WBG। अब इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है, IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोन या फिर क्रेडिट्स एंड ग्रांट प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, मिडिल इनकम गवर्नमेंट्स को, ठीक है। कंट्रीज लिख लो, गवर्नमेंट लिख लो, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, IDA। IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, ये लो इंटरेस्ट या फिर नो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लोन्स किसको प्रोवाइड करते हैं, ये लो इनकम लो इनकम या फिर और पुअर कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को या फिर पुअर कंट्रीज को, ठीक है, जिन्हें हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना, उनको ये प्रोवाइड करते हैं क्या, डेवलपमेंट के लिए लो इंटरेस्ट या फिर नो इंटरेस्ट लोन्स। ओके, उसके बाद आता है IFC। ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिखवा देता हूँ। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उन पर इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करता है और उनको फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं इसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि इट फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर भी किस कंट्रीज के, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके, ठीक है। तो फोकसेस ऑन प्राइवेट सेक्टर्स एंड प्रोवाइड्स डेवलपिंग कंट्रीज विद इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। अब दो ऑर्गेनाइजेशन बची हैं, ठीक है। कौन सी है, मिगा, MIGA। इसकी क्या फुल फॉर्म है, मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल आ गया, फिर जी से आ गया हमारा गारंटी और इसके बाद क्या आ गया, एजेंसी, ठीक है। ये है किसकी फुल फॉर्म, मेगा की। ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको, प्रमोट्स FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर, कहाँ पर, डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। उसके बाद एक मिनट बस चार्जिंग से हटा देता हूँ पहले इसको, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है एक लास्ट इंस्टीट्यूशन। देखो इन सब का तो इंडिया मेंबर है, इनका इंडिया क्या है, इंडिया मेंबर है, ठीक है। इसका इंडिया मेंबर नहीं, ठीक है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, जो मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन लिख पा रहा हूँ। इसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है, ICSID, ICSID, क्या बोलेंगे इसे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो आपको पता चल गया होगा ये क्या करते हैं, ये डिस्प्यूट्स को सेटल करवाते हैं, कहाँ पर, जब भी किसी कंट्री और किसी फॉरेन इन्वेस्टर के बीच में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ, सेटल्स सेटल्स
इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन, किसके बीच में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स एंड जो कोई कंट्री है, ठीक है, कोई कंट्री है उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर आया, वहां पर उनके बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, तो उसे ये सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंट्रीज, ये जो चीजें थी वो आपको याद रखनी थी, याद रखना है इसका इंडिया पार्ट नहीं है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, बाकी चारों इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसका इंडिया मेंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से आपको मैं देता हूँ 1 मिनट, और 1 मिनट तो नहीं, 50 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड वेस्ट है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, चलिए। ओके, आई गेस इनफ टाइम था ये आप लोगों के पढ़ने के लिए। अब देखो जरा, हुआ क्या, इस क्वेश्चन को ना एक बार देखो जरा, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस, ठीक है, पहली चीज ये याद रखनी है, किसको रिड्यूस कर रहे हैं, SLR को, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कितने से कम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखने के लिए आपको बोल दिया कि ये 50 से कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जिसको नॉलेज है वो नहीं होगा इससे कि इसका कोई इधर सेंस नहीं था, बस इतना बताया कि SLR को कम कर रहे हैं, तो बोला इनमें से क्या होगा। अब ना आप जरा दिमाग लगाना, अगर आपको याद हो, SLR पिछले साल के पेपर में 2014 के पेपर में भी मैंने आपको करवाया था, है ना, मैंने आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया था कि SLR होता क्या है। अब आप देखो, अगर आपने 2014 का पेपर पढ़ा होता, आपको समझ आया था अगर SLR वहां पे दिया गया है तो उससे रिलेटेड आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखो अगले साल ही पूछ लिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उनके कीवर्ड्स पर ध्यान दो, उनके ऑप्शंस पे ध्यान दो, ठीक है, वो क्वेश्चन वापस कभी नहीं रिपीट होगा, होगा भी तो स्टेटमेंट में होगा, पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है, भाई उसे पढ़ लो, अभी भी बोल रहा हूं। अब देखो जरा, SLR मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही था वहां पे, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जब मैंने वहां पे डीप में समझाया था, यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या हुआ कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास दो ऑप्शन है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाएगा बैंक के ऊपर ताकि वो मनी सप्लाई को कम कर दे। जब आपको देखेगा कि इन्फ्लेशन कम हो रही है और क्या दिख रहा है, डिफ्लेशन देखने को मिल रही है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मार्केट में पैसा कम है, तो उस टाइम पर आरबीआई क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस को, कंडीशंस को कम कर देता है ताकि मार्केट में पैसा जाए, ठीक है, ये आरबीआई करता है। तो उसमें से एक कंडीशंस या रिस्ट्रिक्ट, जो हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, SLR है। SLR क्या होता है, ठीक है, SLR होता है कि जब भी कोई बैंक है, उसके पास सारा का सारा रिजर्व है, मान लो सारा पैसा है उसके पास, मान लो ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है, ए नाम से एक बैंक है, ओके, इसके पास बहुत सारे रिजर्व्स है, रिजर्व्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो कैश भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, PSU बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, बिल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसे एक और चीज लिख देता हूँ, फिर पूरा ही हो जाएगा, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, इस फॉर्म में इसके पास रिजर्व है एक बैंक के पास। अब क्या होता है कि बैंक, आरबीआई कहता है कि आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज है जो मेंटेन करनी है अपने पास, कि आपके पास ये पूरा पैसा है,
इस पैसे की कुछ परसेंटेज है जो आपको अपने पास रखनी है, उसे आप लोन के फॉर्म में या किसी को किसी भी चीज के फॉर्म में दे नहीं सकते, है ना। क्योंकि यूजुअली बैंक क्या करते हैं, आपसे वो पैसा लेते हैं और उस पैसे को कहीं और लोन पे दे देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही तो बैंक चल रहा है, ऐसे ही तो उनके सारे के सारे खर्चे निकल रहे हैं। बट अगर आप सोचो ऐसा कर दिया और अगले दिन आप पैसे मांगने गए, बैंक बोलेगा अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक को क्या बोलता है आरबीआई, आरबीआई बोलता है कि कुछ परसेंटेज है, लाइक 6%, मान लो 6.5% है, मान लो कि आपको 6.5% रिजर्व्स अपने पास रखने हैं। ठीक है, आप उन्हें लोन के तौर पे या किसी भी तौर पे बैंक से बाहर नहीं भेज सकते। और ये किसके साथ रखते हैं वो एसएलआर? विद देमसेल्फ, विद देमसेल्फ। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि ऐसा ही होता है एक सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, वो उन्हें रखना होता है कैश की फॉर्म में, किसके साथ? आरबीआई के साथ। मतलब पैसा बैंक का ही है, पर उनको आरबीआई के पास जमा करवाना होता है, एसएलआर में उन्हें खुद के पास रखना होता है। ठीक है, तो ये वो परसेंटेज है। अब बोला कि आरबीआई ने इस परसेंटेज को कम कर दिया 50 बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट से इसे कम कर दिया। ठीक है, तो मतलब आप समझो कि अब जब इन्हें 6.5 से सिर्फ 6% बचा है जो इनको रिजर्व में रखना है, तो मतलब इनके पास जो वो 0.5% पैसा था वो एक्स्ट्रा आ गया, वो इनके पास एक्स्ट्रा आ गया। मतलब ये एक्स्ट्रा लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लोन देंगे तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां याद रखना, अब ये इनके पास ज्यादा पैसा है तो ये क्या कर सकते हैं, या तो ये इंटरेस्ट रेट को कम कर कर उस पैसे को मार्केट में भेजना चाहेंगे, या तो फिर वो नहीं भी करेंगे, उनकी मर्जी है। पर देयर इज अ चांस कि वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को कम करें और मार्केट में पैसा फैलाएं, पैसा भेजें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन लोग लें। है ना, लोन कब लेंगे लोग, जब उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, है ना। तो इसीलिए जब इनके पास पैसा ज्यादा आता है तो यूजुअली नॉर्मल केसेस में ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, लोन के इंटरेस्ट रेट को। अब देखो, अब आओ इस पे, इंडिया की जो जीडीपी है, बोला है इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली। यार जब भी ना ऐसे वर्ड आते हैं ना, ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को देख लिया करो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये सही नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर लिखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। क्या मैंने कुछ ऐसा समझाया? इसमें सारा रिलेशन तो बैंक से हो रहा है। क्या जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, क्या किसी एफआईआई की बात हो रही है या एफडीआई की बात हो रही है? नहीं हो रही भाई, कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बोला है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आ जाओ बैंक्स आ गए, मे कट देयर लेंडिंग रेट्स, में कि ऐसे चांसेस हैं कि वो अपने रेट्स को कम कर दें, विल मे कट देयर लेंडिंग रेट्स, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इधर भी लिखा है इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस दी लिक्विडिटी टू दी बैंकिंग सिस्टम। अरे भाई ड्रास्टिकली रिड्यूस कैसे करेगी, अब तो बैंक के पास पैसा ज्यादा आ गया, तो उनकी लिक्विडिटी कम कैसे हो गई? भाई लिक्विडिटी तो उनकी बढ़ गई ना, अब वो ज्यादा पैसा और डाल सकते हैं मार्केट में। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। ठीक है, बस इतनी चीज जो थी वो आपको याद रखनी थी। अब आगे क्वेश्चन आएगा, फिर से आएगा, इसलिए बता रहा हूं कि सीआरआर जो है वो बैंक्स आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं कि अपना पैसा, अपना कैश, ओनली इन कैश, वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं कुछ परसेंटेज। एसएलआर के केस में वो अपने पास ही रखते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी है तो यहाँ पर कैश के साथ साथ गोल्ड भी रख सकते हैं, पीएसयू के बॉन्ड्स भी रख सकते हैं, और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी भी रख सकते हैं। समझे इस बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर से 30 सेकेंड्स देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर समझाता हूँ। ओके, देखो 2014 के पेपर में नैनो पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था।
वहां पर अगर आपने जो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, सब कुछ समझाया है, उसमें आपने पढ़ा होता तो नैनो टेक्नोलॉजी भी पता होता, है ना। तो अब देखो क्या बोला गया है कि with reference to the use of nanotechnology in health sectors, which of the following statements is are correct। मैंने आपको बोला है कि जब भी एनवायरनमेंट या फिर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपको ऑप्शन में इस तरीके से चीजें दी हो, कैन या फिर इट इज पॉसिबल, ऐसी चीजें दी हो, तो यूजली 99% ऑफ द टाइम्स वो स्टेटमेंट करेक्ट होती है। वो स्टेटमेंट कब करेक्ट नहीं होती, जब कैन और पॉसिबल को यूज करने के बाद भी वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम केस में ले जाने की कोशिश करें। जैसा कि एक क्वेश्चन पिछले साल हमने देखा था, उसमें उन्होंने कैन एंड पॉसिबल यूज किया था, बट कोई अगर पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ता तो उसे ये समझ नहीं आता कि वहां पर उन्होंने एंड में जाके उस स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना दिया था। ऐसे यहाँ पे आओ, नैनो टेक्नोलॉजी एक कीवर्ड है इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्या है। तो बोला गया है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो क्या कर सकती है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल। अगर पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, कहीं लिखा है इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी एक क्लिनिक में भी ऐसा पॉसिबल करवाया है जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जा रहा है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। मतलब आप सोचो कि कल को कोई उठ के आ जाए, मान लो इसको अगर गलत माना होता और कल को कोई उठ के आ जाए, वो पूरे वर्ल्ड में से किसी एक छोटे से क्लिनिक की रिपोर्ट लेके आ जाए कि दिस इज पॉसिबल, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ऐसी चीजें जो एक जर्नल स्टेटमेंट है और जहाँ पे कैन ऑफ पॉसिबल यूज किया गया है, और भी अभी आगे वर्ड्स आएंगे मैं ऐड करता जाऊंगा, वहां पर आप समझना कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होती है। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी लार्जली कॉन्ट्रीब्यूट्स, लार्जली का मतलब क्या है कि ज्यादातर कंट्रीब्यूट करती है जीन थेरेपी में। अब आप सोचो, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, क्यों वो जीन थेरेपी में यूज नहीं आ सकते। मैं वही कह रहा हूं फिर से कि अगर वो कहीं पर भी कंट्रीब्यूट करते हैं जीन थेरेपी में, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो भी ऐसी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी ऐसी जर्नल स्टेटमेंट्स होती है, वो 100% बोल रहा हूँ मैं, 100%, अब 99 से 100 पे आ गया हूँ। रीजन ये है क्योंकि वो 100% टाइम्स करेक्ट हैं। अभी तक आपने देखा है जितने हमने क्वेश्चन करे हैं अभी तक, सब में ऐसा हुआ है, ठीक है। बस याद रखना, उस स्टेटमेंट को किसी तरीके से बस एक्सट्रीम ना बनाया गया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बोथ 1 एंड 2। क्या मैंने ऊपर का आंसर करवाया है? हाँ, उसके ऊपर का करवाया है, हाँ करवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी आप एक बार सुन लो बस कि यूट्यूब पे ही आपको पता है कि ये तो हम कर ही रहे हैं, लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ 10 क्वेश्चन हम डेली सॉल्व करते हैं मंडे से फ्राइडे तक। ये वीडियो आपको 2-5 PM पे मिल जाती है ना। ओके, ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स जो है, इसका पहला सेशन हो चुका है। हम पहले अक्टूबर की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, ठीक है। इसमें मैं 4 पार्ट करवाऊंगा, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक आपके मंथ की सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 4 में क्या होगा, पार्ट 4 में जितनी भी पूरे मंथ की प्लेसेस इन न्यूज़ है, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में आपका ये पूरा का पूरा मंथली करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। अभी अक्टूबर का कर रहे हैं, हर सैटरडे को आपको इसकी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैं किसके रूप में ये करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं इसे करवा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको हर दिन एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक देखने को मिलता है, जहाँ पे मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखता हूँ। 10 to 15 मिनट्स की ही वीडियो होती है, तो आप खाते पीते इधर उधर घूमते फिरते ये वीडियो देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर दी, ठीक है, कि इनमें से वो कौन सा एक्ट है जिसके अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रेगुलेट किया जाता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, यार एक मिनट, मैंने आपको क्या नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं करवाया ना, हाँ यार मैं एक बार ये करवा देता हूँ बस, फिर उस पर चलते हैं। अब देखो क्या है, मैंने आपको नैनो पार्टिकल्स बताया था, है ना। नैनो पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी
जिनकी रेंज जो होती है या जिनका जो स्केल होता है वो कितना होता है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर्स तक, एनएम नैनोमीटर्स तक। नैनोमीटर्स का मतलब है ये मीटर का 1/बिलियंथ पार्ट होता है, 1/बिलियंथ। आप सोच रहे हो आपको दिखे भी ना कभी भी, इतना छोटा होता है। ओके, तो इन नैनो पार्टिकल्स को यूज कर कर जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं, इन नैनो पार्टिकल्स को यूज कर कर जो टेक्नोलॉजीज बनाई जाती हैं, उसको ही नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, देखो बहुत सारे सेक्टर्स है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फूड सेक्टर हो, चाहे वो कंप्यूटर का कोई सेक्टर हो, एआई से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल्स हो, एनर्जी हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्पेस हो, एग्रीकल्चर हो, सब कुछ। तो मैंने इसलिए अलग अलग नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर एक सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, आपको ये याद रखना है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में मैंने आपको एक और चीज बताई थी, रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो ये सोडियम का कोई एक एटम है और यही डॉट बना रहा हूँ, ये जो डॉट है ये सोडियम का नैनो पार्टिकल है। तो जो भी इसकी केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो इसके ही अपने ही नैनो पार्टिकल की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से अलग होंगी। याद रखना, यही डिफरेंस है और यहाँ पर वो आपके साथ स्टेटमेंट में खेल सकते हैं कि अगर मान लो ये सोडियम का एक एटम है, इसकी जो केमिकल, फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है वो इसके खुद के नैनो पार्टिकल से अलग होंगी। यही एक मेजर डिफरेंस है नैनो पार्टिकल्स में और उसी सेम नैनो पार्टिकल के एलिमेंट में या एटम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इस पे आ जाओ। देखो यार, ये ना उस टाइम पर पूछा गया और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ना आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप फिर सारे के सारे मतलब कि एक्ट्स को याद करते फिरते रहो। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उस टाइम पर कुछ होगा कि ये एक्ट जो है न्यूज़ में होगा, कुछ रिफॉर्म्स आए होंगे या ऐसा कुछ होगा, तो ये पूछा गया था। ठीक है, पर फिर है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट इनैक्टेड बाय स्टेट। इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं। ठीक है, बहुत ही मतलब वाइड स्टेटमेंट्स हैं। अगर स्टैटिक के ऊपर बेस्ड है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग भी नहीं लगाना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कट ऑफ 50% से कम जाती है। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है एग्जाम में भी और एग्जाम के लिए पढ़ते हुए भी, जहां से आप 50% से या 50% से ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 50% से कम जाती है कट ऑफ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे डालनी है। अब जैसे ये है, यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी डालो यार। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है। ठीक है, अब ये एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा उस टाइम पर। गैंगटिक डॉल्फिन। आपने देखा, डॉल्फिन से रिलेटेड पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे ये पूछा था कि जो डॉल्फिन है उनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना। वो क्वेश्चन था ना जहाँ पर ये बोला गया था कि वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, हंटिंग की वजह से, या फिर एक्सीडेंटली वो फिशिंग गियर में फंस जाते हैं उस वजह से। तो ये सारी स्टेटमेंट थी, आई होप आपको याद आया हो। तो देखो फिर से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि गैंगटिक डॉल्फिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में सब कुछ। तो अब देखो, इसके बारे में जब आपको सब कुछ पता होना चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले जो ये गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर एंड फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, ही सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकरेश और सॉल्ट वाटर इनमें ये सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन्हें बनाया गया, एनिमल इन्हें बनाया गया, ये कब बनाया गया, 2010 में। कब बनाया गया, 2010 में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 5 टाइप्स की डॉल्फिन होती है जिसमें से गैंगटिक डॉल्फिन एक टाइप की डॉल्फिन है। तो ऐसे लिख देता हूँ, 1 ऑफ द 5 टाइप टाइप ऑफ डॉल्फिन इन दी वर्ल्ड।
ठीक है। अब आपको ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, चलो पहले ये देख लो, इनका जो नाम है ना, लोकली, लोकली कॉल्ड ऐसे लिख देते हो, लोकली कॉल्ड। अब बस हंसना मत, सू सू, ठीक है, सूसू के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यों जाना जाता है। इनकी ना जो ब्रीथिंग के टाइम पर साउंड होती है ना, वो ऐसी होती है, सू 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 सू। तो इस वजह से क्या है कि इनका नाम सूसू पड़ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, सूसू नाम क्यों पड़ा है, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं भाई। आप अगर आगे आने वाले सालों का एग्जाम देखोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कि बस क्या बात करें एनिमल्स के बारे में। तो इसलिए नेशनल एनिमल है, इसलिए मैं इतना लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखवाता ही नहीं। बिकॉज ऑफ द नॉइज दे मेक वाइल ब्रीदिंग, ठीक है। इंडिया में आप देखोगे प्राइमेरीली आपको कहाँ कहाँ मिलने देखने को मिलेंगे, तो प्राइमेरीली लिख रहा हूँ, प्राइमेरीली कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, और बांग्लादेश में जाएंगे तो कहाँ पर, मेघना में, मेघना रिवर में, ठीक है। ओके। बाकी आपको पता है कि एक इंडस रिवर में भी देखने को मिलती है डॉल्फिन, इंडस रिवर में भी देखने को मिलेगी, इंडस रिवर डॉल्फिन्स, ये भी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। ओके। और कहाँ कहाँ है, जो आसपास के हमारे देश है ना, जैसे इंडिया, नेपाल, इंडिया तो है ही, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, वहां पे भी ये देखने को मिलती है। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात चल रही है, ठीक है। लिख दूं क्या, लिख ही देता हूँ चलो, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। ओके। अब थोड़ा सा एक चीज याद रखना, अलग अलग चीजें हैं सारी, ठीक है। हमारे इंडिया में इसको क्रिटिकली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोला गया, एंडेंजर्ड बोला गया कहाँ पर, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंडिया में, इंडिया में, ठीक है। और इसीलिए इसको स्केड्यूल वन में रखा हुआ है, स्केड्यूल वन किसका पार्ट है आपको पता होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972, इसके बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ा था। बट अगर मैं IUCN के हिसाब से बोलूँ तो ये एंडेंजर्ड है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो आपको ये चीज़ें कब समझ में आएंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, जिस टाइम आप पेपर दोगे, कि ये क्यों इतना लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, IUCN की रेड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद इन्हें थ्रेट्स किस किस चीज़ से, वो पिछले पेपर में मैंने आपको बताया था ना, वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, पॉल्यूशन हो गया, हंटिंग हो गई, डेथ हो गई, ड्यू टू एक्सीडेंटली जब उन्हें कैच कर लिया जाता है फिशिंग गियर में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो होता है वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और लिख लो, साइट्स भी पढ़ाया था ना पिछले उसमें, CITES, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है ये, ठीक है। अब देखो, क्या बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ये भी तो पूछे गए हैं ऑप्शन में, नहीं यार, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब आप देख लो, अगर किसी ने UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे ना, तो उन्हें ये पता होगा कि PCS में इस बार 2025 में ऑलिव रिडल टर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, इनकी ब्रीडिंग मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि UPSC की पढ़ाई करो तो PCS में काम नहीं आएगा, भाई PCS में भी काम आएगा। बट आप पढ़ो एक प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति करी ऑप्शन देगा, अरे भाई साहब इसके बारे में पढ़ा और आगे निकल गए। भाई ऐसे करोगे तो फिर आगे जाके परेशानी होगी, अभी समझ नहीं आएगा पर आगे जाके समझ में आएगा। ओके। तो मैं थोड़ा लिखने के लिए ज़्यादा है, तो मैं ऊपर से वाइट वाले पार्ट से ही लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ऑलिव रिडल टर्टल के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ऑलिव रिडल
रिडले टर्टल, इनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? कोस्टल एरियाज में मिलते हैं ना, तो ऐसे लिख देता हूँ कोस्ट ऑफ इंडिया। पता ही होगा आपको, ब्रीडिंग के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग के लिए जो मेनली आप देखोगे ना, तो आपको ओडिशा में देखने को मिलेंगे। और ओडिशा में ना 3 मेन जगहें हैं जहाँ पर इनकी मतलब कि मेजर नेस्टिंग एरिया जिन्हें माना जाता है, और इसीलिए ये बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो एक है गहीर, गहीर मथा। ठीक है, गहीर मथा बाद में लिख दूंगा, मेजर नेस्टिंग एरिया, ताकि बाद में आपको याद है। ऋषि कुलिया, ऋषि कुलिया, उसके बाद देवी रिवर। ये 3 मेन एरियाज हैं जहां पर क्या है, जहां पर इनको मेजर नेस्टिंग एरिया बोला जाता है इनका, नेस्टिंग एरिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पर क्या सिर्फ ओडिशा में ही मिलते हैं? नहीं यार, बहुत सारी और भी जगह मिलते हैं। जैसे आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मिलेंगे, आपको लक्षद्वीप में भी मिलेंगे, और लक्षद्वीप। ठीक है, आपको गुजरात में भी देखने को मिलेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब ऊपर हमने पढ़ा था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सॉल्ट वाटर क्रॉक्स लिख रहा हूँ, क्रोकोडाइल है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है इसे लीस्ट कंसर्न माना जाता है, LC लिख रहा हूँ, लीस्ट कंसर्न माना जाता है। ओके, इनका जो साइंटिफिक नेम है, चलो इधर ही लिख देता हूँ, क्रोकोडाइलस पोरोसस, पोरोसस जो भी है। ठीक है, एज अ साइंटिफिक नेम है इनका। मेजरली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मेजरली मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्राइमेरीली, प्राइमेरीली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट वाटर एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुंदरबंस। कहाँ पे है सुंदरबंस? वेस्ट बंगाल में। और कहाँ देखने को मिलेंगे आपको ये? भिटर कनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? भिटर कनिका नेशनल पार्क, ओडिशा। अच्छा जी, और कहाँ देखने को मिलेंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ यहाँ ये आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि सुंदरबंस में क्यों है? क्योंकि इनकी हैबिटेट है कि ये मैंग्रोव एरियाज में रहते हैं, एस्चुरीज में, सॉल्ट वाटर क्रीक्स में, इसीलिए ये जगहें हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब एक चीज देख लो बस घड़ियाल के बारे में, घड़ियाल्स, घड़ियाल्स। ओके, इनके बारे में भी देख लेते हैं। मेजरली ना ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? चंबल रिवर में। देखो एक चीज याद रखना, रिवर है ना, रिवर में तो मतलब क्या है कि फ्रेश वाटर। तो ये ना जैसे वो सॉल्ट वाटर होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में। ये भी याद रखना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है, कि वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनकी अपीयरेंस में भी डिफरेंस है। ठीक है, वो लीस्ट कंसर्न है, ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, उसके बाद ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अब चंबल रिवर तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो यूपी में, MP में। ठीक है, उसके बाद और भी जगह ये देखने को मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड, बिहार। ठीक है, एंड उड़ीसा। मतलब सारे रिवर्स में ही देखने को आपको मेजरली ये मिलेंगे। ठीक है, इनका जो, मैं लिखवा देता हूँ इधर, इनका जो साइंटिफिक नेम है, कहाँ लिखूँ? इधर लिख देता हूँ साइंटिफिक नेम। ठीक है, इनका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? गवी, गवी आलिस गैंगे, गैंगे टिकस। ठीक है, ये इनका नाम है घड़ियाल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलो 30 सेकंड दे रहा हूँ, पढ़ लो।
ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, अब देखिए ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड चीजें दे रखी है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है क्या, है ना, कब बनी, क्यों बनी। ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे। ये थोड़ा सा आ गया टिपिकल क्वेश्चन और एक्सट्रीम लेवल इसमें बना दिया। देखो, इसको ना करना मुश्किल क्यों था ऑन द स्पॉट, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली इन्होंने मतलब कि पार्ट लिया था, बट ये डायरेक्टली उस चीज को, उसके लिए इनका एम नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ना, तीनों ही करेक्ट इनकरेक्ट बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट थी वो पढ़ना है, ये सोच कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या है ये पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसे फॉर्म किया गया 1934 में। 1934 में ये क्या थी? एक होता है वर्ड कैकस। ठीक है, मतलब कि इसके जो, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बनी है ना, ये कांग्रेस के ही मेंबर्स ने उसके अंडर रहकर एक पार्टी बनाई है जिसमें वो सोशलिस्ट अप्रोच को फॉलो करेंगे। मतलब ये क्या है? ये कांग्रेस का ही पार्ट है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, इट वॉज विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है, बस मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप मुझे ये बता दो कि इन इसके फाउंडर्स कौन थे। के फाउंडर्स कौन थे मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, बाकी मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि इन्होंने 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 बिल्कुल भी कुछ एडवोकेट नहीं किया था, एडवोकेसी नहीं की थी कि आप ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करो या इवेजन ऑफ टैक्सेस करो। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला था। ये एक्चुअल में डायरेक्टली, जिसे हम कहते हैं ना कि सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, किसकी? इंडिया की। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ एडवोकेट नहीं किया था। ओके, प्लस ये क्या चाहते थे कि सोशलिस्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट इंडिया बने आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनका ये कहना था। तो ये इसीलिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। प्लस और क्या कहना था इनका कि लैंड रिफॉर्म्स करो, लैंड रिफॉर्म्स करो एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड नेशनलाइजेशन करो, किसकी? बैंक्स की। ये इनका एम था, ये इतना सा इनका एम था। तो क्या इन्होंने एडवोकेट किया था कि ब्रिटिश गुड्स को और इवेजन ऑफ टैक्सेस को? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये चाहते थे कि प्रोलेटेराइट प्रोलेटराइट जो डिक्टेटरशिप है वो इंडिया में बने? मतलब कि इनकी जो डिक्टेटरशिप है वो इंडिया पर हो? यार, ऐसा क्यों चाहेगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ही कांग्रेस के अंडर है? ये पता है क्यों कंफ्यूज करने के लिए बोला गया? क्योंकि जो सोशलिस्ट सोच है ना, जो मार्क्सिस्ट सोच है, उस पर इसकी बात करी जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोला, बट ऐसा सच नहीं है। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं चाहा था।
उसके बाद बोला गया इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑपरेस्ट क्लासेस, बिल्कुल भी नहीं। ये तो खुद ये कहते थे कि अगर आप किसी को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप देश की यूनिटी को खराब कर रहे हो, आप देश की यूनिटी को खराब कर रहे हो, मतलब सेम वही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती थी। तो इन तीनों में से एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का एजेंडा था। उनका एजेंडा सिर्फ इतना था कि वो चाहते थे कि इंडिया की सोशलिस्ट और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो। वो चाहते थे कि इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने। थर्ड, वो चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हो और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना पढ़ते हैं तो उसके बाद पढ़ते मीन्स कि इतना बोलता हूँ मैं, उसके बाद कुछ वर्ड्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब देखिए जरा, फिर से आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लो और उसके बाद फिर हम पूरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे। ठीक है, बहुत कुछ समझाना है आपको जो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। ओके, चलिए पढ़िए आप। चलिए अब देखते हैं, इधर बोला गया कि कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। द राज्यसभा हैज नो पावर, द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड मनी बिल। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये राज्यसभा के पास बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा इस पर अपने कोई रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, और लोकसभा उसे माने या ना माने वो लोकसभा की मर्जी है। बल बाकी इसको वो 14 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स वापस करने के लिए बंधा हुआ है। कि मतलब राज्यसभा को 14 दिन के अंदर, अरे यार ये रिजेक्ट पे क्यों लगा दिया मैंने, 14 दिन के अंदर ये बिल, मनी बिल वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो इसे मतलब कि उसमें अमेंडमेंट चाहते हो ना चाहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो उनकी अगर कोई रिकमेंडेशन है कि आप इसमें ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो वो उतना बोल सकते हैं, बट उससे ज्यादा इनका कोई से नहीं है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मनी बिल है, कोई भी बिल, कोई भी बिल, एक फाइनेंस बिल बनेगा या मनी बिल बनेगा, इसे कौन बोलता है, इसे कौन डिसाइड कर सकता है? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अ बिल इज अ मनी बिल और अ फाइनेंस बिल इज डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। अच्छे से लिख देता हूँ, बहुत ही बेकार लिखा है। लोकसभा स्पीकर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है द राज्यसभा कैनॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये भी एकदम बात सही है। ठीक है, ये इसके ऊपर वोट करने का राइट किसके पास है? इसके ऊपर वोट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अभी तक। थर्ड पे चलते हैं, द राज्यसभा कैनॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे यार, डिस्कस डिस्कस क्यों नहीं कर सकते? ये किसने कह दिया? तो बिल्कुल राज्यसभा के पास पावर है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ डिस्कशन भी ना करे राज्यसभा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डिस्कशन बिल्कुल वो कर सकते हैं। देखो अब ना कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज का सेशन रहेगा थोड़ा लंबा, आज बहुत सारी चीजें समझाने के लिए, और मैं आधा अधूरा कुछ छोड़ के जाना नहीं चाहता। ठीक है, फिर क्या फायदा इन सेशंस का अगर आधी अधूरी चीजें हम छोड़ के आगे बढ़े तो। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पावर ऑफ राज्यसभा इक्वल है किसके? पावर ऑफ लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के।
वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि अगर किसी भी ऑर्डिनरी बिल को, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, कोई भी फाइनेंशियल बिल हो, उसको इंट्रोड्यूस करना पार्लियामेंट के अंदर एंड पास करना, ये दोनों जो पावर है ये लोकसभा के पास भी है, राज्यसभा के पास भी है, तो ये पावर जो है दोनों की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद चाहे इलेक्शन करना हो या फिर इम्पीचमेंट करना हो, इम्पीचमेंट करना हो किसका, प्रेसिडेंट का। इम्पीचमेंट तो सिर्फ प्रेसिडेंट का ही होता है, बाकी सबका तो रिमूवल होता है। इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट का, उसकी भी इक्वल पावर है। ठीक है, ऐसी इलेक्शन हो या फिर रिमूवल हो वाइस प्रेसिडेंट का, उसकी भी पावर दोनों की इक्वल ही है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देना होता है सीजीआई को या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर कैग को रिमूव करने के लिए, वो रिकमेंडेशन देने की पावर राज्यसभा के पास भी उतनी ही है जितनी लोकसभा के पास है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट, ठीक है, टू प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ सी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो कैग हो एंड कैग। ठीक है, इनको रिमूव करने के लिए जो रिकमेंडेशन देनी होती है उस पे दोनों के पास इक्वल पावर है। प्लस इक्वल पावर कहाँ पर है, अप्रूवल अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ओके, इतनी चीजें हैं जहां पर जो है इनको आपस में इक्वल पावर्स मिली हुई है। ठीक है, बट वो कौन कौन सी जगह है जहां पर पावर्स है लोकसभा के पास ज्यादा, जो राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, वो पावर्स देख लेते हैं। जैसे मनी बिल, जो ऊपर स्टेटमेंट पूछी गई है, आप समझ में आया मैं सब कुछ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यार। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस करना, इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास मैंने बताया ये बिल जाएगा, राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन है, उसके अंडर उन्हें क्या करना है, इस बिल को वापस भेजना है लोकसभा के पास। ठीक है, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ, मतलब कि चाहे वो रिकमेंडेशन के साथ भेजे या ना भेजे। ठीक है, वो ना ही उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना ही उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर मैंने बताया था आपको कि फाइनल पावर किसके पास है, फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल, ऐसे लिख देता हूं, मनी बिल और नॉट, ये किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास। ठीक है, उसके बाद जो जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको प्रिसाइड कौन करेगा, इसकी पावर भी किसके पास है, लोकसभा के स्पीकर के पास। प्रिसाइड डेड बाय LS स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर ही कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है, उसको डिसकंटिन्यू करना है, ये पावर भी किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और रेजोल्यूशन फॉर द डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टी कॉन्टिन्यूएंस कॉन्टिन्यूएंस ऑफ नेशनल
इमरजेंसी, ये भी किसके पास है, लोकसभा के पास है। ठीक है, उसके बाद नो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ कहां पर ही स्टार्ट किया जा सकता है, लोकसभा में, लोकसभा में, प्लीज याद रखना। ऐसे ही अगर पावर है कुछ लोकसभा के पास, तो कुछ पावर होंगी राज्यसभा के पास भी, सिर्फ पावर्स लोकसभा के पास, मैं ऐसे लिख देता हूँ ओनली आगे, ठीक है, कि जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, पावर्स विद राज्यसभा ओनली, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इनके पास क्या है कि अगर कोई भी लॉ बनाना है, उस लिस्ट में उस लिस्ट से रिलेटेड जो स्टेट लिस्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टेट लिस्ट में है, तो उसकी रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, उसको ऑथराइज कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, कैन ऑथराइज, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं खाना पूर्ति वाला काम नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सब क्यों, इतना सब पढ़ के ही एग्जाम क्लियर होता है, उससे पहले एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट, और अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हो ना और यहाँ तक पहुंचे हो, तो समझ लो आप बाकी सारे लोगों से तो वैसे ही बहुत आगे हो, ठीक है। टू मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एन्यूमरेटेड, एन्यूमरेटेड, या फिर गिवन, है ना, इजी वे में गिवन लिख सकते हो, गिवन इन दी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कौन से आर्टिकल में, अभी लिखवा देता हूँ, स्टेट लिस्ट कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 249, ठीक है। उसके बाद सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, कि ऑथोराइज कर सकते हैं, ऐसे लिख रहा हूँ, कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट, ठीक है, ये कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट, इसलिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, राज्यसभा के पास है। ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल क्या है, 312, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, इससे रिलेटेड इस बार के आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कौन सा आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है कि दे कैन इनिशिएट अलोन इनिशिएट, या कैन लिख लेना, ठीक है, अलोन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, अब जब आईबी में भी पूछा गया था तो आप लिख ही लो, 67, ओके, ठीक है। चलिए, इतना ही था बस इस क्वेश्चन में। क्या मैंने आंसर मार्क करवा दिया था, यस मैंने आंसर मार्क करवा दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट है, ओके। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने, ओके, वो खाना पूर्ति वाला काम नहीं करना। चलिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट तो नहीं, 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, आप पढ़ो, मैं पानी पी के फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, अब देखो यहाँ पे बोला गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दो एक्ट हैं जो तो बिल्कुल पढ़ ही लेना, एक तो 1909 का और 1919 का, जो पढ़ना ही है, ऊपर से फिर 1935, ये तीन एक्ट जो हैं 20th सेंचुरी के, ये आपको रटे होने चाहिए। आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो मैं ये करवा देता हूँ अच्छे से, जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ जरा इधर,
इधर से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ओके, अब इसमें हुआ क्या देखो, थोड़ी सी बैक स्टोरी समझो। अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ग्रेजुअली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में क्रिएट करें। बट वो जो गवर्नमेंट है वो एक इंटीग्रल पार्ट रहेगी ब्रिटिश एम्पायर का। मतलब वो सीधी सी बात कह रहे थे कि हम आपके यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट वो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो हमारे अंडर ही रहेगी। ओके, इसी के लिए फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये कब बात बोली गई थी जो मैंने बताई, 1917 में। तो 2 साल बाद जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने के स्टेप्स को देखा गया। जैसे कि उस टाइम पर क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव इंडियन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसे क्या किया गया, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब सिंपल सा क्या है, मैं आगे लिखवा दूंगा कि इसको क्या किया, एक बना दिया काउंसिल। एक मिनट रुको, क्या हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। बैठे बैठे पीठ भी टेढ़ी हो जाती है इतनी देर एक जगह बैठ के। इसको क्या बोला गया, अपर हाउस। क्या बोला गया, अपर हाउस। और जो सेकंड था उसको क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली, LA, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या था, ये लोअर हाउस। तो इनडायरेक्टली बात करी गई कि यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर, या सिस्टम, कुछ भी लिख लो। सिस्टम लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर है, सिस्टम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बाइकेमरल सिस्टम कौन से एक्ट से ऐड किया गया, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ऐड किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया डायरेक्ट इलेक्शंस को। अब आप बोलोगे कि सर क्या सबको यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिल गए, नहीं, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड थे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मच रिस्ट्रिक्टेड, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे उसके ऊपर कि ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें थी। ठीक है, तो सबको कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे करो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है उसे और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। आपको पता है कि 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। यहाँ पर इस कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया क्योंकि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स और किस किस को प्रोवाइड कर दिए, मैं लिख देता हूँ, एक्सटेंडेड एक्सटेंड, अरे भाई साहब ये क्या लिख दिया मैंने, नई स्पेलिंग बना दी, एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड किस किस को एक्सटेंड कर दिया, वो सिख को भी दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख को भी दे दिया, क्रिश्चियंस को भी दे दिया। थोड़ा जैसे टाइम हो जाता है ना, ज़्यादा टाइम हो जाता है बस, फिर मेरा दिमाग फट जाता है। क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस को मिल गया, एंड किसको मिल गया, एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, पहले ही दे दिया था उनको, तो मुस्लिम्स को तो पहले ही दे दिया था। अब किसको दे दिया, सिक्स को दे दिया, क्रिश्चियंस को दे दिया और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, उसके बाद जो मेन चीज है वो अब आपको याद रखनी है, ये कभी मत भूलना। अब ना, एक तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर या बाइकैमरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ डाइयार्की बना दी, डाइयार्की बना दी। कहाँ पे, डाइयार्की इन प्रोविंस। ये खत्म किया गया था, ये जो डाइयार्की थी इसे खत्म किया गया था 1935 के एक्ट से। और स्टार्ट किससे किया गया, 1919 के एक्ट से। ठीक है, प्रोविंस इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, इंट्रोड्यूस किया गया था इस एक्ट से। इसमें क्या हुआ था, मतलब क्या किया गया, डाइयार्की प्रोविंस में कैसे लाए, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था ना, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव पावर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पावर रख दी गई रिजर्व्ड, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है आगे आने वाले सालों में, दिख जाएगा, रिजर्व्ड और ट्रांसफर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दी। अब रिजर्व कौन कौन सी कर दी और किसके लिए? ये जो रिजर्व पावर थी ये रही गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर के पास और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, ठीक है। और इसमें क्या था कि इसमें उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज थी, मान लो आज के हिसाब से मिनिस्ट्रीज थी या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहें थी, वो अपने पास रख ली, ठीक है, सेक्टर्स अपने पास रख लिए, जैसे कि एजुकेशन जो है वो तो चलो ट्रांसफर कर दिया था, कौन कौन से, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बोला कि हम रखेंगे अपने पास सीधा गवर्नर के अंडर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, है ना, पैसा तो लूटना ही था, फाइनेंस सेक्टर हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, एलआर लिख रहा हूँ, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, पानी पहुंचाना है क्रॉप्स तक, इरिगेशन, ये सारे जो सेक्टर थे इन्होंने, अरे मिट क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, इरिगेशन, ये जो सारे सेक्टर्स थे ये इन्होंने अपने पास रख लिए। जो ट्रांसफर थे, ट्रांसफर कैसे कैसे कर दिए कि भाई एजुकेशन का आप अपने आप देख लो, ठीक है, हेल्थ का आप अपने आप देख लो, ठीक है, और क्या क्या कर दिए, लोकल गवर्नमेंट आप अपने आप देख लो, लोकल गवर्नेंस जो थी, बोला इंडस्ट्रीज तो प्राइवेट सेक्टर है ही, तो इंडस्ट्रीज भी अपने आप ही देख लो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एग्रीकल्चर तो भैया आप खुद ही देखो, हम इसमें नहीं घुस रहे हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला जो एक्साइज ड्यूटी है वो सब भी आप खुद देख लो, तो एटसेक्टर लगा दे, तो इतना डीप में वो नहीं पूछने वाले। ओके, बोला क्या गया कि ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है ना, ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है चलो ठीक है, इसको मैं जो है ना, इसको मैं एक चार्ट ऐड करूंगा, क्योंकि ना यहाँ मेरे को लगता नहीं कि ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। मैं कल ऐसा करता हूँ, इसमें एक चार्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, जिसमें वो सारी चीजें लिखी होगी कि कौन कौन सी पावर्स जो है वो किस किस के पास गई थी, ठीक है। अभी आप इतना याद रखो कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी वो रिजर्व थी लॉ एंड ऑर्डर, जो उन्होंने अपने पास रखी थी, लॉ एंड ऑर्डर की, फाइनेंस की, लैंड रिफॉर्म्स की, इरिगेशन की, और ट्रांसफर क्या क्या रहा था, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका प्रॉपर चार्ट मैं कल प्रोवाइड करता हूँ। अभी और क्या याद रखना है आपको, जो प्रोविंशियल प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट था उसे सेपरेट कर दिया गया, सेपरेटेड, ठीक है, फॉर दी फर्स्ट टाइम, ऐसे लिख देता हूँ आगे, चलो, सेपरेटेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम हुई है ना वो तो याद रखना है, फॉर दी फर्स्ट टाइम। वैसे पता है एक और चीज बताऊं, ये क्वेश्चन आप इसका जो और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं ना, स्पेक्ट्रम में जब आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मैंने वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने खुद वहीं से पढ़ा है, तो फिर वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो कल चार्ट में तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज याद रखना कि इंडिया में जो हाई कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। इसमें एक बहुत ही बड़ी बात करी गई थी और वो मैं लास्ट में लिखवाता हूँ, चलो, इसको जो था ना, इसका जो ऑफिस था वो लंदन में था, ऑफिस जो था वो लंदन में था, कितने साल के लिए था, 6 ईयर्स के लिए ये पोस्ट प्रोवाइड करी गई थी। काम क्या था इस हाई कमिश्नर का कि ये क्या करेगा, ही विल लुक आफ्टर द ट्रेड ऑफ इंडिया इन यूरोप। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है पूछा जा सकता है वो ये है कि जो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, इसकी अब तक जो पेमेंट थी वो इंडिया के रेवेन्यू से करी जा रही थी, ठीक है। बट अब इसे चेंज कर दिया गया और बोला गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी जो पेमेंट है मीन्स उसको जो सैलरी दी जा रही है
उसको जो सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है, पेमेंट जो है, पेमेंट अब नाउ, ऐसे लिखता हूँ, रुको, पेमेंट डैश नाउ कहाँ से करी जाएगी? फ्रॉम ब्रिटिश के रेवेन्यू से, या फिर ऐसे लिख लो ब्रिटिश एक्सचेकर से। ठीक है, ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जा सकता है कि ऐसा कब हुआ था, कौन से एक्ट से हुआ था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट से, तो मैं सोच रहा हूँ इसका पूरा से अलग चार्ट ही बना देता हूँ। यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आ जाओ, अभी मैंने आपको बताया कि मेजरली आपने पूरा सब कुछ देखा है, इसमें आपको एक बात समझ में आई कि सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, उसे डिफाइन किया गया है क्लियरली। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। उसके अलावा क्या कुछ बताया गया है? कुछ नहीं बताया गया। हर जगह हम किसकी बात कर रहे थे कि सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ा दी गई, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें मतलब इसमें थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आगे। आज ही करवा दूंगा कि आगे आने वाले सारे एग्जाम में फिर से इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सब आज करवा दूंगा। ठीक है, फिर से देता हूँ, 30 सेकेंड्स पढ़ लो, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो सीपीआई है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये कौन निकालता है। ठीक है, ये तो आपको साफ पता ही चल रहा होगा, वर्कर्स है, वर्कर से रिलेटेड लेबर ब्यूरो हमेशा नाम में आता है। ठीक है, ये चलो बहुत इजी है समझना। बट क्वेश्चन ये है कि भाई ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या, इसके कितने टाइप हैं, इनके बेस ईयर क्या है, बस ये पढ़ना है आपको। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? देखो, होता क्या है कि ये देखता है कि विद टाइम जो लोग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं या गुड्स को यूज कर रहे हैं, उनके पैसों में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनके पैसों में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये उनके एक फिक्स बास्केट इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है कि इस बास्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको देखना है कि जो हमारे देश में लोग हैं वो किस तरीके से उनके मनी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट मेजर्स द एवरेज चेंज, जो एवरेज चेंज देखने को मिलता है उनकी खरीदारी में, एवरेज चेंज ओवर टाइम, ओवर टाइम इन द फिक्स्ड बास्केट, इन द फिक्स्ड बास्केट, इन द फिक्स बास्केट ऑफ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना रखा था स्टेटमेंट में, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर दोनों आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, बट जब WPI की बात करी जाती है तो वहां पर सर्विसेज नहीं होती, सिर्फ गुड्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है WPI और CPI में, डिफरेंस बहुत सारे हैं बट दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस। ठीक है, फिक्स बास्केट एक रखी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि ये गुड्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड है और ये सर्विसेज है जो उसमें इंक्लूडेड है, इसके हेल्प से ही देखा जाएगा, और इन्हीं जो इसमें इंक्लूडेड है इस फिक्स बास्केट में वही चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट, जो नॉर्मल लोग हैं जो यूज करते हैं, तो ऐसे लिख देता हूँ, हाउस होल्ड्स, दैट हाउस होल्ड्स टिपिकली कंज्यूम्स, है ना, तभी तो कंज्यूमर नाम रखा है। ठीक है, तो अगर एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश में जो सिटीजन है उनकी परचेजिंग पावर में क्या डिफरेंस आ रहा है ओवर टाइम, परचेजिंग पावर में क्या डिफरेंस आ रहा है ओवर टाइम। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ओवर टाइम।
समझ जाओगे आप जब मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया तो। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है गुड्स एंड सर्विसेज में, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि इस बास्केट में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ उनकी वेटेज के हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, मैक्स वेटेज, इसमें किसको दी गई है? फूड एंड बेवरेजेस को। फूड एंड बेवरेजेस को। कितने परसेंट है ये? टोटल बास्केट का कितना परसेंट है ये? 45.86%। अच्छा, इससे कम क्या है? इससे कम क्या है? इसके बाद आता है हाउसिंग। अच्छा, उसके बाद क्या है? बस ये एक और याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूल एंड लाइट। ठीक है, एक और चीज़ इससे पूछी जाती है कि ये किस टाइप का, मतलब कि इन्फ्लेशन, किस टाइप की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, तो आपको याद होना चाहिए फाइनल स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन को ये कैलकुलेट करता है। अब सिंपल सी बात है इसे समझने की कि फाइनल स्टेट में क्यों? क्योंकि यार आप समझो कि जब कोई गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूम कब करता है? जब वो कोई भी गुड एंड सर्विसेज अपने फाइनल स्टेज पे है ना, जब उस पे टैक्सेस भी लग गए, सब्सिडीज भी मिल गई, उसके बाद वो बेची जा रही है। ठीक है, तब उसे इंसान कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली फाइनल स्टेट पे ही देखी जा रही है ये एकदम। ठीक है, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो अलग है, वो इनिशियल स्टेज पे ही देखा जाता है और ये फाइनल स्टेट पे देखा जा रहा है। ठीक है, फाइनल स्टेज बोल लो, स्टेट बोल लो, एक ही बात है। ओके, अब ये भी ना चार तरीके के होते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। उनमें से एक टाइप उठा के आपसे यहाँ पे पूछ लिया, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला। ठीक है, इसीलिए सब कुछ पढ़ना जरूरी है। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्या होता है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसकी जो रिपोर्ट है या इसका जो डेटा है वो कौन कैलकुलेट करता है? लेबर ब्यूरो। कौन करता है? लेबर ब्यूरो। फिर उसके बाद सेकंड टाइप का कौन सा होता है? CPI, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, इसका भी कौन डेटा देखता है? लेबर ब्यूरो। उसके बाद कौन है? CPI इंडस्ट्रियल वर्कर देख लिया, एग्रीकल्चर लेबर ने देख लिया, फिर आती है रूरल लेबर। इसका भी डेटा कौन देखता है? लेबर ब्यूरो। बट द लास्ट वन, जिसे हम बोलते हैं CPI कंबाइंड, जिसमें क्या है? रूरल का डेटा भी देखा जाता है और अर्बन का भी। इसको जो करता है वो कौन करता है? NSO। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मॉस्पाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस अब जो ना रिसेंटली क्या है, मैं क्यों ये करवा रहा हूं इतने डीप में, हुआ क्या कि इनके बेस ईयर को चेंज किया गया, बेस ईयर्स को चेंज किया गया है। ठीक है, किस किस के? इसके बेस ईयर को, ईयर कर दो बस इसको, बेस ईयर, और इसके बेस ईयर को। तो इसलिए मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चारों का बेस ईयर याद रखो। इसका क्या है? 2016। इसका बेस ईयर क्या है? 2019। इसका क्या है? 2019। और इसका क्या है? बेस ईयर 2012। ये तो पता ही होगा आपको। WPI का क्या है? 2011-12। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास आई नो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट कोई बात नहीं यार, कभी कभार ऐसा दिन आएगा, कभी कभार ऐसा भी आएगा कि 40 मिनट्स में ही क्लास ओवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब कुछ होगा ही नहीं ऐसा समझाने के लिए। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि यार उस टाइम के हिसाब से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइस क्यूब, उस टाइम पर न्यूज में था, उस टाइम पर न्यूज में था, इसलिए पूछ लिया गया। क्या फिर से पूछा जाएगा? नहीं। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। बाकी इसमें तीनों स्टेटमेंट सही थी। ठीक है, कि ये उस टाइम पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर था। ओ हो,
बैटरी लो गई, 1 सेकंड रुक जाइए बस। हाँ जी। उस टाइम का वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर था, ठीक है, जो एक पावरफुल टेलीस्कोप है, जो डार्क मैटर कहाँ पे होता है, डार्क मैटर आपको स्पेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये टाइम आएगा इसे समझाने का तो मैं आपको आईआर में ही समझा दूंगा, करंट अफेयर्स में प्रॉपरली, ठीक है। उस टाइम के जैसे, अगर ये अभी आईआर में उसमें आया, साइंस एंड टेक में आया, ठीक है, तो फिर मैं आपको तब ये डार्क मैटर करवा दूंगा, दैट टेंशन नहीं लेनी। और इसको बिल्कुल, इसको जो आइस है ना उसके एकदम नीचे जाके बरी किया जाता था, ठीक है, तो इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थी, बट आज के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ जाना, यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।